नमस्कार। मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की इस खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। शाहजहांपुर जनपद के सुविख्यात कवि, रंगकर्मी, शिक्षाविदी डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिखुनाथ आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के इस 23वें अनुष्ठान के साथ। और जैसा कि मित्रों आपको विदित है, ज्ञात है कि हर अनुष्ठान में किसी न किसी रचनाकार को, किसी न किसी समाज सेवी को, किसी न किसी शिक्षाविद को, किसी न किसी ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे कृतित्व को जिसने समाज के लिए कुछ लीक से अलग हटकर करने का प्रयास किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन, साथ ही साथ उनके विचारों से आप लोगों को अवगत कराना। तो इसी क्रम में आज मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे कृतित्व, एक ऐसी सोच को आमंत्रित किया हुआ है। निश्चित तौर पर अगर आज हम एक सुखी जीवन जीने की कल्पना करें, सुखी जीवन जीने की अगर बात करें, तो वो जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। कहते हैं कि हमें अपने जीवन जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले भोजन, उसके बाद में जल, और तीसरे नंबर पर वायु यानी कि ऑक्सीजन। साइंस कहती है कि हम बगैर भोजन के लगभग 40 से 45 दिन तक जीवित रह सकते हैं। बगैर पानी के हम 25 से 30 दिन तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन बगैर वायु यानी कि बगैर ऑक्सीजन के हम आधे घंटे भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? वृक्षों को बचाने के लिए, वायु को बचाने के लिए, ऑक्सीजन को बचाने के लिए, बल्कि यूं कहा जाए धरा को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन मैं देखता हूं रिहायशी मकानों की खपत बढ़ती चली जा रही है। यानी खेती की जमीन, जंगल कटते चले जा रहे हैं, वृक्ष कटते चले जा रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हुई थी। तो मित्रों, आज हमारी नहीं बल्कि हर व्यक्ति की यह महती आवश्यकता है। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमें वृक्षों को बचाना है, वृक्षों को लगाना है। जब वृक्ष बचेंगे, वृक्ष लगेंगे, तभी हमारी धरा बच पाएगी। और निश्चित तौर पर बगैर वृक्षों के जीवन की कल्पना असंभव है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया हुआ है, एक ऐसे कृतित्व को बुलाया हुआ है, एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे दर्शन को बुलाया हुआ है, जिसने अपने 4 वर्ष के एक छोटे से समय में हजारों वृक्षों को लगा के जहाँ पृथ्वी को हरा भरा तो किया ही है, बल्कि जीवन को बचाए रखने के लिए, पशु पक्षियों को बचाए रखने के लिए, प्रकृति को बचाए रखने के लिए, हम सबको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है। जी, तो मैं इससे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, जी हाँ, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसे कृतित्व, ऐसे चिंतन और ऐसे दर्शन का इस काव्यामनी के मंच से स्वागत करता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष भारद्वाज जी। जी हाँ, जिस नेक कार्य के लिए आप लगे हुए हैं, जिस एक शुभ कार्य, एक अच्छे कार्य जिससे हमारी धरा बचेगी, हमारा धरा पर जो ये जीव रह रहे हैं, चाहे उसमें मनुष्य हो, पशु पक्षी कोई भी हो, वो बचेंगे। निश्चित तौर पर आपका बहुत ही महती योगदान है। तो मैं काव्यामनी के इस मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मित्रों, जैसे कि काव्यामनी की परंपरा है कि कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माँ शारदे का माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। तो मैं आशीष भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे का माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। भाई आशीष भारद्वाज जी। जैसा कि माँ शारदे का माल्यार्पण हो चुका है, माँ शारदे हमारे इस कार्यक्रम में विराज चुकी हैं और माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है। जी हाँ, और अब बारी है जो भी आमंत्रित कवि, व्यक्तित्व, चिंतन और दर्शन होता है, उसका मंच से, काव्यामनी के इस मंच से डॉक्टर आकुल अभिनंदन। तो इस क्रम में मैं अपने बीच उपस्थित
भाई ओमकार मनीषी जी से निवेदन करूंगा कि वो आशीष भारद्वाज जी को प्रतीकात्मक अंगवस्त्र और साथ ही डॉक्टर आकुल स्मृति चिन्ह देकर उनका मान करें, उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। भाई ओमकार मनीषी जी, आशीष भारद्वाज जी का अभिनंदन, मान और सम्मान। मित्रों, जैसा कि माँ शारदे का माल्यार्पण हो चुका है, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित हो चुका है, माँ शारदे हमारे इस कार्यक्रम में विराज चुकी हैं। जी हाँ, और साथ ही आमंत्रित अतिथि का मान और सम्मान भी हो चुका है। जी हाँ, और इससे पहले कि मैं उन्हें मंच पर बुलाऊं, अपनी बात जो कि धरा को बचाने के लिए वृक्षों को लगाने के संबंध में वो आप लोगों से करेंगे, तो उनको मैं डाइस पर बुलाऊं। इससे पहले मैं अपने बीच उपस्थित अपने बड़े भाई आदरणीय कमल मानव जी से निवेदन करूंगा कि वो माँ शारदे की वंदना कर आज के कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें। भाई कमल मानव जी। शारदे को प्रणाम करता हूँ। ईशा कीर्ति, ईशा श्रेष्ठ डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिपुरा ठाकुर जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए प्रवीण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वीणा के तार बजे, वीणा के तार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार, छलक उठा जीवन रस, जीवन का सार, छलक उठा जीवन रस, छलक उठा जीवन रस, जीवन का सार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार। तो स्पंदन महक उठे, स्पंदन महक उठे, मन पक्षी चहक उठे, स्वप्नों की डालों पर रंग सारे दहक उठे, अधरों को पहनाए शब्दों ने हार, अधरों को पहनाए शब्दों ने हार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार। तो हृदयों से गीत उठे, हृदयों से गीत उठे, हृदयों को जीत उठे, मानव से जुड़ने को मानव के मीत उठे, हृदयों से गीत उठे, हृदयों को जीत उठे, मानव से जुड़ने को मानव के मीत उठे, नैनों से बरस गए अगणित उपहार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार। तो मन भावन मूरत से, मन भावन मूरत से, शुभ किसी मुहूर्त से, सूख गई दूरवा पर बरसे घन अभिमत से, सूख गई दूरवा पर बरसे घन अभिमत से, भीग गए भीतर तक तपते उद्गार, भीग गए भीतर तक तपते उद्गार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार। तो श्रवणों में रस प्रवाह, ध्वनियों में राग, श्रवणों में रस प्रवाह, ध्वनियों में राग, और परिवर्तित शीतलता में होती आग, श्रवणों में रस प्रवाह, ध्वनियों में राग, और परिवर्तित शीतलता में होती आग, भीतर भी उद्वेलित अद्भुत झंकार, भीतर भी उद्वेलित अद्भुत झंकार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार। और इस गीत का अंतिम चरण कि मनोभाव दुलराते, घावों को सहलाते, दुख रजनी बीत गई दर्शन को दोहराते, मनोभाव दुलराते, घावों को सहलाते, दुख रजनी बीत गई दर्शन को दोहराते, पलकों पर बिठा लिया सारा संसार, पलकों पर बिठा लिया सारा संसार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार, छलक उठा जीवन रस, छलक उठा जीवन रस, जीवन का सार, वीणा के तार बजे, वीणा के तार। बहुत आभार भाई कमल मानव जी, आपने जो माँ शारदे की वंदना करके हमारे कार्यक्रम को गंभीरता प्रदान की है।
यानी कार्यक्रम को गति प्रदान की है। मैं काव्यामिनी और परिक्रमा प्रेजेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ मित्रों, अब बारी है आज के अतिथि को डायस पर आवाज़ देने की, लेकिन मैं उनको डायस पर आने की आवाज़ दूं, उनको न्योता दूं, उनको निमंत्रण दूं, मैं उनके बारे में कुछ आपको जानकारी और देना चाहता हूं। हमारे भाई आशीष भारद्वाज जी रक्षा लेखा विभाग में लेखा परीक्षक की हैसियत से कार्यरत हैं, लेकिन वो मन प्राण से एक पर्यावरण प्रेमी है। उनका उद्देश्य, उनका संकल्प पृथ्वी को हरा भरा करना है नहीं, क्योंकि जब पृथ्वी हरी भरी होगी तो निश्चित तौर पर पृथ्वी भी बचेगी और साथ साथ पृथ्वी पर जीवन भी बचेगा। जी हाँ, आज के समय में अगर हमें जीवित रहना है तो हमें वृक्षों को लगाना है, हमारी धरा को वृक्षों से, वनस्पतियों से समृद्ध करना है, धनवान बनाना है। जी हाँ, हमारे आशीष भारद्वाज जी की एक संस्था है हार्ट ट्री, और आशीष भारद्वाज जी ने उस संस्था के माध्यम से हजारों वृक्षों को लगाकर पृथ्वी को हरा भरा करने का प्रयास किया है। खुद भी लगवाए हैं और लोगों से भी लगवाए हैं। जी हाँ, क्योंकि आशीष भारद्वाज जी का मानना है, बल्कि आशीष भारद्वाज जी का मानना नहीं है, हमारी साइंस कहती है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग उन्होंने कहा है नहीं, कि जब तक पृथ्वी पर वनस्पति है तभी तक धरा सुरक्षित है, तभी तक जीवन सुरक्षित है। क्योंकि वृक्षों से, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए उतने ही उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, जितनी हमारे लिए सांस आवश्यक है। पेड़ हमें, हमारी जो उपजाऊ जमीन है उसी को सुरक्षित और संरक्षित नहीं करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृतियों को भी बचाए रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। पेड़ों से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है, जिससे हम प्रदूषण मुक्त वातावरण में सांस लेके अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। वृक्षों से हमें अन्न भी मिलता है, वृक्षों से हमें औषधियाँ भी मिलती हैं, जिनसे जब हम बीमार पड़ते हैं या हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो उन्हीं औषधियों से हमारा उपचार करके हमको निरोगी किया जाता है। अगर हम आकलन करें एक वृक्ष से हमें क्या क्या मिलता है, तो हम तो नेट सेल्फ में सिर्फ और सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर वृक्ष नहीं है तो धरा नहीं है, वृक्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। तो मैं मंच पर आने की दावत देता हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसे कृतित्व को, एक ऐसी सोच को, जिसने अपने जीवन का एक उद्देश्य ही बना लिया है कि उसको वृक्ष लगा के, वनस्पतियों को लगा के इस धरा को ही समृद्ध और हरा भरा नहीं करना है, बल्कि उसके बहाने हमें जीवन को भी बचाना है, हमें संस्कृतियों को भी बचाना है। अब बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में मंच पर आने की दावत देता हूँ भाई आशीष भारद्वाज जी को। मैं पहले परिक्रमा प्रेजेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए आमंत्रित किया। और कविता से मेरा वास्ता शायद 7-8 साल की उम्र में रहा होगा, या शायद 6 साल की उम्र में। लेकिन सिलेबस से हटके भी कोई कविता होती है, ये मैंने पहली बार तब जाना जब हमारे चाचा जी के हाथ में हमने एक किताब देखी, पंख नभ चल जात के, जो डॉक्टर आकुल जी द्वारा लिखित किताब है। और उसमें मैंने देखा कि कविता जो है चॉइस से भी पढ़ी जा सकती है, दबाव से नहीं। सिलेबस में चूँकि हम लोग के ऊपर एक 8 लाइन की कविता लिख के और उसको एग्ज़ाम में बताने का वो होता था, तो बस वही कविता याद की। उसके बाद जब भी मैंने कवि के फॉर्म में देखा तो डॉक्टर आकुल जी को ही देखा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने डॉक्टर आकुल जी को एक इंसान के तौर पे भी देखने का मौका मिला, एक गुरु के तौर पे भी देखने का मौका मिला। डॉक्टर आकुल जी हमारे पड़ोसी भी रहे, हमारे गुरु भी रहे, और मैंने बहुत करीब से देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा। तो फिलहाल मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके का कार्य किया, जिससे कि डॉक्टर आकुल जी को राष्ट्रीय स्तर पे जो है पुनः जीवित करने का जो संकल्प उन्होंने उठाया, उसके लिए धन्यवाद। वृक्षारोपण के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दौर बदलता है, वक्त बदलता है। मुझे आज यहाँ पर डॉक्टर आकुल जी के कार्यक्रम में वृक्षारोपण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बुलाया गया। इसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जब वक्त बदलता है, आपकी ज़रूरतें बदल जाती हैं, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, और उस वक्त में आपकी जो ज़रूरत होती है, जो मुख्य ज़रूरत होती है, जिससे आप वंचित रह रहे होते हैं, वहाँ पे उस विषय के लिए आपको क्रांति करने की ज़रूरत है। आज सत्ता परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमको नहीं लगता है कि जो है हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जाके हथियार उठाने की ज़रूरत है।
आज ज़रूरत है हमको फावड़ा उठाने की। हमारी पिछली पीढ़ी ने सही समय पर कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमें बिस्लेरी उठानी पड़ रही है। और अगर आज आप कार्य नहीं करोगे तो अगली पीढ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए उठाए घूमेगी। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा भी, कई जगह लोग सिलेंडर उठाए उठाए अपना ही सिलेंडर उठाए घूम रहे थे। ये सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी। पहले प्यूरीफायर आया, वाटर प्यूरीफायर, तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स में लगा। हॉस्पिटल्स में लगने के बाद में वो होटल्स में लगा, बढ़िया जगहों पे लगा। अब हर घर में प्यूरीफायर उसकी ज़रूरत बनता जा रहा है। इसी तरीके से अभी एयर प्यूरीफायर जो है वो हॉस्पिटल्स में लगता है, होटल्स में लगने लगा है। धीरे धीरे ये आपके घर का एक सामान्य इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो ये बाजारबाद की सोच है, ये समस्या को व्यापार बनाने की सोच है। आप समस्या को व्यापार ना बनने दें, आप वो कार्य करें जिससे कि आप उस लाइन में ना खड़े हों कि कल को बच्चा आपसे पूछे कि जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे। तो मुझे लगता है कि आपका फावड़ा उठाना वक्त की ज़रूरत है। आपको इस समय हथियार उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका फावड़ा ही आपका हथियार है। तो वृक्षारोपण के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि समस्या इस बात की है कि हमारा जो पिछली पीढ़ी का ज्ञान था, उस ज्ञान को हम आगे पीढ़ी में ले जा नहीं पाए। हमें ये आज की तारीख में हमारे जो बच्चे हैं वो ये भूल चुके हैं कि पेड़ों के नाम क्या हैं। वो पेड़ों को पहचानते नहीं हैं। कौन सा पेड़ कब लगेगा, कहाँ लगेगा, किस तरीके की मिट्टी में लगेगा, ये सारे सवाल जो है हमारी पीढ़ी भूल चुकी है। अब इसके साथ ये है कि अगर हम सब कुछ ज्ञान ले लें और उसके बाद सोचें कि हम ग्राउंड पे उतर के पेड़ लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे गीता का जिक्र करना चाहूँगा। भगवद गीता में तमाम अध्याय तक सारा ज्ञान देने के बाद भी जब आखिर में अर्जुन को नहीं समझ में आता है कि प्रभु आप खुद ही समझाएं, तो वो कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर शरण में आ जाएं। तो वही हाल है कि अब हमें शरण में ही जाने की ज़रूरत है। आप पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, बिना ज्ञान के शुरू कर दीजिए। प्रकृति खुद देखती है। हम लोगों ने जो पेड़ के बारे में जो काम करना चालू किया, तो शुरुआत में 6 लोग थे। 6 लोगों में से आज हम शायद 600 से ऊपर की टीम है। अब हम आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ आए हैं और आंकड़ों पे ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते। आंकड़े अहंकार पैदा करते हैं या भय पैदा करते हैं। आंकड़े जो है सुकून को सफलता में बदलने की साजिश है। तो आप ये मत देखिए कि आपने 1 पेड़ लगाया है या 1 लाख पेड़ लगाए हैं। आप ये देखिए कि आपने कितनी शिद्दत से पेड़ लगाया है। और ये अब आपका शौक नहीं है, ये आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। आपको करना ही करना है। आपके पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आपको करना ही हर हाल में करना है। तो मुझे लगता है कि आप शुरुआत करने के लिए ऐसे पेड़ का चुनाव करें जो पेड़ किन्हीं भी परिस्थितियों में चल जाते हैं। ऐसे पेड़ आपको आपके आसपास मिल जाएंगे। पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, और सबसे ज़्यादा जंगली पेड़। जंगली पेड़ों का मेंटेनेंस बहुत आसान होता है। मैं यहाँ पे कंजी, बट्टू, इस तरीके के कुछ पेड़ और हैं जिनको आप लगाइए। जंगली पेड़ हैं। जब शुरुआत में आपके पेड़ चलेंगे तो आपके अंदर उत्साह आएगा, और जब आप अपने पेड़ की छांव में खड़े होते हैं तो जो सुकून आपको महसूस होता है वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आपको एहसास नहीं होगा कि आपने गाड़ी के साथ सेक्रीफाइस किया है कि बंगले के साथ किया है। इसलिए मुझे लगता है कि आपका फावड़ा उठाना आज मजबूरी है, और फावड़े को यकीन जानिए ये शर्म नहीं, शान की बात है। तो हमारे साथ जितने लोगों ने फावड़ा उठाया वो सब बड़ा फक्र महसूस करते हैं। बाकी इंडिविजुअल पेड़ों के साथ जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जब करेंगे तभी सीखेंगे। माई हाफ ट्री में हम माई हाफ ट्री नाम की संस्था एक चला रहे हैं, और माई हाफ ट्री में हम लोगों ने लोगों को बुला के उनका बर्थडे, उनके एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, इस तरीके की सभी चीज़ें जितने भी उनके यादगार पल हैं उनको वृक्षों से जोड़ना चालू किया। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसमें हमने बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगाया। यहाँ पे हमारे लोगों का कहना ये है कि ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल नशा है। एक बार आपने इसकी आदत बना दी तो लोग खुद ब खुद करने लगेंगे। तो इस तरीके का जो भी ज्ञान है पेड़ों से, वृक्षों से रिलेटेड, ये आप अगर पब्लिक को दे देते हैं, नई जनरेशन को दे देते हैं, तो आपका बहुत सारा काम
खुद ब खुद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब आप आईएएस की तैयारी करने जाते हैं, यूपीएससी के लिए ऑफिसर बनने जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, रियो जेनेरियो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पृथ्वी सम्मेलन है, ओजोन डिप्लेशन है, मैंग्रोव्स हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, बहुत सारा पढ़ाया जाता है। आपका एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी का एक पूरा पेपर होता है। लेकिन इन सबके पीछे जो कार्बन क्रेडिट और जो पेड़ लगाने की बात है, वो बेसिक नॉलेज का चर्चा कहीं नहीं होता है। तो हम लोग जो शुरुआत से बैठे, हमने कहा हम कंटिन्यूअस एफर्ट करेंगे, और कंटिन्यूअस चाहे पेड़ कटे, चाहे हमारा पेड़ तोड़ दिया जाए, हम लगातार लगे रहते हैं। पूरा एक सिस्टम फॉर्म किया है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना सिस्टम के नहीं कर सकते। एक और चीज़ है कि जब आप 45 डिग्री टेम्परेचर में आज खड़े रह के देखते हैं, तो आप महसूस करिए कि आज से 50-20 साल, 50 तो बहुत दूर की बात है, 10 से 20 साल के बाद आपकी अगली पीढ़ी 48 डिग्री में जब खड़ी होगी तो कैसा एहसास होगा। आर्मी के बारे में कहा जाता है कि जितना पसीना आप पीस में बहाते हैं, उतना ही कम खून आप जो है वार फील्ड में आपको गंवाना पड़ता है। तो उसी तैयारी के तहत आज आप जितनी मेहनत कर लेंगे, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि पेड़ लगाने का सही समय या तो 20 साल पहले था या अब है। यानी आप जिस दिन से शुरुआत करते हैं, वही दिन आपके लिए अहम दिन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ज्ञान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि ये आपकी मजबूरी है। और अगर आप खर्चे की बात करते हैं, तो एक वाटर प्यूरीफायर का मेंटेनेंस साल में 2000 से 3000 रुपये का पड़ता है जाके। एयर प्यूरीफायर का इससे ज़्यादा पड़ेगा। और जब ये वक्त की ज़रूरत बन जाएगी, जब ये आपकी मजबूरी बन जाएगा वाटर प्यूरीफायर और एयर प्यूरीफायर, तो इसके दाम बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। उस खर्चे को अगर आज आप करना चालू कर देते हैं अपनी मजबूरी समझ के, तो आर्थिक रूप से आपको भविष्य में फ़ायदा ही होगा। आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, और एक सिस्टम के तहत आप समय निकाल के इस काम को करिए। आप अगर इसको ये सोच के करेंगे कि जब समय मिलेगा तो कर लेंगे, तो अंतिम कार्य के रूप में इस कार्य को नहीं देखा जा सकता। मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझको सुना, और मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वृक्षों के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, आकुल अभिनंदन के लिए मुझको यहाँ पर बुलाया। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि फावड़ा उठाएं, गड्ढा करें, पेड़ लगाएं। बहुत आभार आशीष भैया आपका। निश्चित तौर पर आपकी बातों से जो हमारे परिक्रमा प्रेजेंट के श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, यानी वो जीवन में वृक्षों की क्या अहमियत है, इसको निश्चित तौर पर समझेंगे, जानेंगे, और गंभीरता से उस पर चिंतन और मनन करके अधिक से अधिक वृक्षों को लगाकर पृथ्वी को हरा भरा और साथ ही जीवन को बचाने की कवायद में अपना योगदान देंगे। जी हाँ, और इसी के साथ साथ मैं अपने बीच उपस्थित भाई ओमकार मनीषी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ परिक्रमा प्रेजेंट्स के उन सभी चाहने वालों को, उन सभी सुनने वालों को, उन सभी शुद्धि श्रोताओं को, यानी जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से परिक्रमा प्रेजेंट्स के इन कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारा हौसला और हमारा संबल बनते हैं। जी हाँ, आप लोग यूँ ही देखते रहिएगा। परिक्रमा प्रेजेंट्स बहुत ही जल्द फिर हाजिर होते हैं किसी नई प्रतिभा के साथ, किसी नए कलाकार के साथ, किसी नए शिक्षाविद, समाज सेवी या कलमकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।